स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे सामुदायिक विकास कार्यक्रम की उपलब्धियों के विषय में। पिछली क्लास में आपने देखा कि कैसे आलोचकों के द्वारा, राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम के दोषों को गिनाया गया और इसकी विफलताओं की तरफ संकेत किया गया। लेकिन इन सारी विफलताओं के बावजूद जो इंगित की गई विशेषज्ञों के द्वारा, अध्ययनकर्ताओं के द्वारा, उन सब के बावजूद ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सामुदायिक कार्यक्रम बिल्कुल विफल रहा। बहुत सारे इसकी उपलब्धियां रही हैं विभिन्न योजनाओं के रूप में, जिनकी गणना इसकी सफलता में की जा सकती है। तो कौन सी योजनाएं हैं जो काफ़ी प्रभावी रही हैं, फलीभूत हुई हैं? उन योजनाओं पर अगर हम नज़र डालें तो हम ये देखते हैं कि समन्वित ग्रामीण विकास का जो कार्यक्रम अपनाया गया, वो ग्रामीण विकास की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। और 1978-79 में जब इस कार्यक्रम को शुरू किया गया तो इसका उद्देश्य था ग्रामीण बेरोजगारी को कम करना और ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार करना। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हर साल प्रत्येक विकास खंड में 600 निर्धन परिवारों का चयन करके उन्हें लाभ प्रदान किया जाता है, और जिनमें से 400 परिवारों का कृषि से संबंधित सुविधाएं प्रदान करके 100 परिवारों को कुटीर उद्योग धंधों द्वारा और शेष 100 को अन्य सेवाओं के द्वारा लाभ दिया जाता है। पर्पस ये है कि बेरोजगारी को दूर करके आर्थिक स्थिति में, जीवन स्तर में सुधार लाया जाए। ये जो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, इसका पूरा व्यय केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा मिलकर वहन किया जाता है। यानी आधा केंद्र सरकार इस योजना के लिए संसाधन देती है और आधा व्यय राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। व्यय की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 7वीं और 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये देश का सबसे बड़ा कार्यक्रम था। तो इस समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को हम एक सफलता के तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे ग्रामीण लाभान्वित हुए हैं। इसके अतिरिक्त सफलता का दूसरा बिंदु बताया जा सकता है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के रूप में, जो सामुदायिक विकास योजना के अंतर्गत प्रारंभ किया गया। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो अर्ध बेरोजगारी की स्थिति गांवों में देखने को मिलती है, या जिसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं, जब कृषि कार्य नहीं होते हैं, ऐसी स्थिति में जो दैनिक वेतनभोगी मजदूर हैं, जो रोज श्रम करते हैं और रोज अर्जित करते हैं, वो बेरोजगारी का सामना करने लगते हैं, क्योंकि कृषि कार्य कुछ समय के लिए उनके पास नहीं रहता है। तो ऐसी स्थिति में इन किसानों को, इन मजदूर किसानों को ऐसे समय में जब कृषि संबंधी रोजगार उपलब्ध नहीं है, उनको कुछ आय के साधन उपलब्ध कराने की दृष्टि से इस योजना को शुरू किया गया और खाली समय में उनको रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने की कोशिश की गई। प्रारंभ में इसके लिए काम के बदले अनाज योजना प्रारंभ की गई कि उनको काम दिया जाएगा और काम के बदले पेट भरने के लिए अनाज दिया जाएगा। 1981 में इस कार्यक्रम को बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम आरंभ किया गया और 1989 में इसके स्थान पर जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य गांव में बहुत अधिक निर्धन जो परिवार हैं या जो भूमिहीन किसान हैं, उन किसानों के परिवार में से किसी एक सदस्य को वर्ष में कम से कम 100 दिन का
रोजगार प्रदान किया जाता है ताकि वो परिवार भूखों ना मरे, कम से कम अपनी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने में सक्षम हो सके, समर्थ हो सके। रोजगार गारंटी का ये कार्यक्रम वर्तमान में मनरेगा के रूप में प्रचलित है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम जिसको कहते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी सफलता है सामुदायिक विकास की दृष्टि से, ग्रामीण विकास की दृष्टि से। पिछले वर्ष कोविड महामारी के दौर में आपने देखा कि जब मजदूर अपने घरों को वापस हुए तो ऐसी स्थिति में मनरेगा इनकी जीविका का महत्वपूर्ण आधार बनी, क्योंकि शहरों से लॉकडाउन होने के कारण उन्हें अपने गांव में जाना पड़ा और गांव में जाकर उनके सामने रोजगार की समस्या थी। ऐसी स्थिति में मनरेगा उनके लिए बहुत बड़ा सहारा बना। तो ये एक सफलता के रूप में चिन्हित किया जाता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत। इसके अतिरिक्त सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए भी कार्यक्रम शुरू किया गया है। देश में बहुत से हिस्से ऐसे हैं जहां पर बरसात कम होने के कारण सूखे की समस्या अक्सर उत्पन्न होती रहती है और सूखे की स्थिति में फसलों का उत्पादन नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में ये कार्यक्रम इस उद्देश्य से शुरू किया गया कि किसानों को इस बात की जानकारी दी जा सके कि कैसे कम पानी की उपलब्धता की स्थिति में वो कौन सी फसलों को उगा सकते हैं और जो विद्यमान जल संसाधन मौजूद हैं उनका कैसे अधिकाधिक उपयोग कर सकते हैं, कैसे वृक्षारोपण में वृद्धि करके वो अपनी आजीविका को संभाल सकते हैं और पशुओं की अच्छी नस्ल को विकसित करके वे कुछ हद तक स्वरोजगार की प्राप्ति कर सकते हैं। इन सब विकल्पों के माध्यम से सूखे की समस्या से निपटा जा सकता है उस स्थिति में जबकि फसलों का उत्पादन पानी की कमी के कारण नहीं हो पा रहा है। उनको इस तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है कि वो ऐसी फसलें लगाएं जो कम पानी में हो सकती हैं, पशुओं को पालने की आदत डालें, पशुओं की अच्छी नस्ल का विकास करें ताकि उनसे ज़्यादा मात्रा में दूध या अन्य, अगर भेड़ पाल रहे हैं तो उन्नत किस्म के ऊनी वस्त्र आदि का निर्माण कर सकें और इन सब के माध्यम से अपनी गरीबी को दूर कर सकें। इसी से जुड़ा हुआ एक कार्यक्रम 1977-78 में प्रारंभ किया गया जिसका उद्देश्य देश की जो रेगिस्तानी भूमि है, बंजर भूमि है, उसको उर्वर बनाना, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली लाना लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसके लिए रेगिस्तान में जो जल स्रोत हैं उन्हें ढूंढकर उनका उपयोग करने की कोशिश की गई और गांव में बिजली की आपूर्ति प्रदान कर ट्यूबवेल को प्रोत्साहित किया गया ताकि ट्यूबवेल से पानी निकालकर सिंचाई की समस्या को दूर किया जा सके और कृषि तथा बागवानी का विकास किया जा सके। ध्यान देने योग्य बात यह है कि समूचे सामुदायिक विकास कार्यक्रम के केंद्र में कृषि का विकास है, क्योंकि कृषि ग्रामीणों की आजीविका का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। ऐसी स्थिति में जब मौसम अनुकूल ना हो, जमीन अनुकूल ना हो, तो वहाँ कृषि को कैसे प्रोत्साहित किया जाए, कैसे कृषि से ज़्यादा लाभ प्राप्त किया जाए, इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर विभिन्न योजनाएं प्रारंभ की गईं और सूखाग्रस्त क्षेत्रों का जो कार्यक्रम था या मरुस्थल विकास कार्यक्रम था वो इसी उद्देश्य से प्रेरित था। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा भाग जनजातीय लोगों का है जो जंगलों में रहते हैं, अभी भी सभ्यता से दूर है, राष्ट्र की मुख्य धारा में सम्मिलित नहीं हो सके हैं।
खास तौर से बहुत से ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर जनजातियों की संख्या ज़्यादा है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। तो इन क्षेत्रों के विकास के लिए भी योजना बनाई गई कि जनजातीय क्षेत्रों के लोगों का विकास कैसे किया जाए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ये योजना बनाई गई कि इन क्षेत्रों में जो विकास खंड मौजूद है वो विकास खंड सहायता करेंगे जनजातीय लोगों की। किस दिशा में? पशुओं को खरीदने की दिशा में, भूमि सुधार की दिशा में, या उनके पास जो ग्रामीण वाहन है, बैलगाड़ियां इत्यादि हैं, या जो दस्तकारी हस्तकौशल उनके पास है, उसके विकास के लिए, उसके माध्यम से आजीविका अर्जित करने के लिए ऋण मुहैया कराया जा सके, ये उद्देश्य रखा गया कि ऋण के माध्यम से उनके अपने ग्राम में ही उनके लिए उनके कौशल के अनुरूप रोजगार सृजित किया जा सके ताकि वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। इसी तरह बहुत से पर्वतीय इलाके जो हैं देश में, जैसे हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पहले जब उत्तराखंड सम्मिलित हुआ करता था तो पर्वतीय इलाके उसमें भी थे, तमिलनाडु के पर्वतीय क्षेत्र, वहाँ के किसानों के सर्वांगीण विकास के लिए भी योजना प्रारंभ की गई। प्रारंभ में इस कार्यक्रम को केवल 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि तक ही जारी रखने का प्रावधान किया गया था, लेकिन बाद में ये देखा गया कि 6ठी पंचवर्षीय योजना में भी इस योजना पर कार्य किया गया। तो जनजातीय क्षेत्रों के समान पर्वतीय विकास की योजना भी बनाई गई और ये बहुत हद तक सफल रही। पौष्टिक आहार कार्यक्रम शुरू किया गया ग्रामीणों के स्वास्थ्य सुधार के लिहाज से, और ये जो कार्यक्रम है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ की सहायता से केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया, और जिसका पर्पस ये था कि पौष्टिक आहार के क्या उन्नत तरीके हो सकते हैं उनसे ग्रामवासियों को परिचित कराना। साथ ही स्कूली बच्चों के लिए दिन में एक बार पौष्टिक आहार की व्यवस्था करना है। अक्सर गांव में देखते हैं कि लोग पेट भरने पर जोर देते हैं, जो भी अन्न उपलब्ध होता है या जो भी खाद्य सामग्री उपलब्ध होती है उससे पेट भरना उनका उद्देश्य होता है, लेकिन सिर्फ पेट भरने से शरीर को पोषण की प्राप्ति नहीं हो पाती। शरीर को संतुलित आहार चाहिए, यानी जो भी विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन है, ये सभी संतुलित मात्रा में आहार में सम्मिलित होते हैं, तब जाकर शरीर और स्वास्थ्य बना रहता है। ग्रामीणों में इन पौष्टिक आहारों के विषय में जानकारी का अभाव है, गरीबी भी है। तो इस कमी को ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड बैंक और यूनिसेफ की सहायता के आधार पर केंद्र सरकार ने ये कार्यक्रम शुरू किया कि सबसे पहले तो लोगों को, ग्राम के लोगों को पौष्टिक आहार के विषय में जानकारी प्रदान की जाए, क्या क्या खाने से कौन कौन न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, पोषक तत्व मिलते हैं, इसकी जानकारी दी जाए। और दूसरे, जो परिवार अपने बच्चों को गरीबी के कारण उन्हें पौष्टिक आहार नहीं दे पा रहे हैं और थोड़ा बड़ा होते ही उन्हें काम में लगा देते हैं, ऐसे स्कूली बच्चों को स्कूल की तरफ आकर्षित करने के लिए और कम से कम दिन में एक बार उनके लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था के लिए योजना शुरू की गई। मिड डे मील योजना शुरू की गई, जिसमें बच्चों को एक टाइम पौष्टिक आहार स्कूल में ही प्रदान किया जाता है। और इस कार्य में ग्राम पंचायतों के जो युवक हैं या जो
ग्रामीण स्तर पर महिला मंडल क्रियाशील हैं, उनकी सहायता ली जाती है। ये बहुत ही पॉपुलर योजना है ग्रामीण विकास की, ग्रामीण स्वास्थ्य के विकास के लिहाज से। इसके अलावा पशुपालन के लिए भी समय समय पर योजनाएं बनाई गई और किसानों को इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि कैसे वो पशुओं की अच्छी नस्ल का विकास करें ताकि उनसे ज़्यादा आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकें। हर विकास खंड के द्वारा ये तय किया गया कि औसतन 1 वर्ष में सभी किसानों को उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे कृषि के विकास के लिए और अच्छी नस्ल के पशुओं का विकास किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत औसतन 530 पशुओं का उन्नत तरीकों से गर्भाधान कराया जाता है ताकि अच्छी नस्ल के पशु विकसित हो जिनका लाभ ग्रामीणों को मिल सके। ऐसे ही मुर्गी पालन के क्षेत्र में भी सहायता प्रदान की जाती है। पोल्ट्री फार्म वो कैसे डेवलप करें, कैसे मुर्गियों से ज़्यादा आर्थिक लाभ अर्जित कर सकें। इस कार्य में सहायता, सलाह और आर्थिक मदद प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना शुरू की गई। इसके साथ साथ सामुदायिक विकास कार्यक्रम की एक सफलता इस बात में भी देखी जा सकती है कि जन सहभागिता को प्राप्त करने के उद्देश्य से बहुत सारे स्वैच्छिक संगठनों को प्रोत्साहित किया गया है, क्योंकि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो पहली मान्यता थी कि ये जनता का कार्यक्रम होगा, जनता के द्वारा आयोजित होगा, एक तरह का जन आंदोलन होगा सामुदायिक विकास का कार्यक्रम। बिना जन सहभागिता के इन कार्यक्रमों की सफलता संदिग्ध होगी, ऐसा माना गया। अब ये जन सहभागिता कैसे प्राप्त की जाए, खासतौर से ऐसी ग्रामीण जनसंख्या जो नैराश्य भाव से पीड़ित है, जिसके पास जागरूकता नहीं है, जो गरीबी रेखा से नीचे कई बार जीवन यापन करते हुए अपना पूरा समय 2 वक्त की रोटी जुटाने में ही व्यतीत कर देती है। ऐसे जन समूह से सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में कैसे सहयोग प्राप्त किया जाए, कैसे उनकी सहभागिता प्राप्त की जाए, इसको ध्यान में रखते हुए स्वैच्छिक संगठनों के विकास पर बल दिया जा रहा है कि गांव में लोग अपनी पहल पर कुछ संगठनों का निर्माण करें, उन संगठनों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए, सरकारी कार्यक्रमों की जानकारी दी जाए, सरकार की विभिन्न योजनाओं से वो जो लाभ उठा सकते हैं, कैसे उठा सकते हैं, इसकी जानकारी उन्हें प्रदान की जाए। ग्रामीणों की आवश्यकताओं से, समस्याओं से सरकारी महकमे के लोगों को परिचित कराया जाए ताकि उसके अनुरूप नीतियों का निर्माण और क्रियान्वयन हो सके। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए स्वैच्छिक संगठनों के विकास पर खास जोर दिया गया है ग्रामीण क्षेत्र में भी। आज की जो न्यू लिबरल प्रवृत्ति चल रही है, नव उदारवादी प्रवृत्ति चल रही है, उसमें स्वैच्छिक आधार पर कार्यों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा है और ये प्रोत्साहन ग्रामीण स्तर पर भी व्यापक रूप में देखने को मिल रहा है। गांव में स्वैच्छिक संगठन किस तरीके से विकसित होंगे, इसके लिए इन संगठनों के पंजीकरण के नियमों को सरल बनाया जा रहा है। इसकी कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है और विशेष कार्यक्रमों के निर्धारण में सहायता प्रदान की जा रही है। यही नहीं, जो NGOs अच्छा कार्य कर रहे हैं उन्हें सरकार अनुदान भी प्रदान करती है, उनकी कार्यप्रणाली का अवलोकन किया जाता है और महिला मंडलों को प्रेरणा पुरस्कार दिया जा रहा है। इन सारी सुविधाओं, इन सारे प्रावधानों के माध्यम से जन सहभागिता को ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है
ताकि ग्रामीण पुनरोदय की, ग्रामीण उत्थान के जो कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं वो सफल हो सके। तो ये भी एक सफलता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की, उसकी एक उपलब्धि के रूप में इसे गिना जा सकता है। स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के प्रति भी जागरूकता उत्पन्न करने के लिए विभिन्न विकास खंडों ने विशेष सफलता प्राप्त की है। ग्रामीणों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की गई है और उन स्वास्थ्य केंद्रों पर कार्य करने वाले कार्मिकों को समुचित प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है। समूची ग्रामीण जनता को विभिन्न दृष्टियों से शिक्षित और प्रशिक्षित करने के लिए बहुत सारे महिला मंडलों, कृषक दल, युवक मंगल दल आदि स्थापित किए गए हैं और विभिन्न प्रदर्शनियों, उत्सवों, प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से ग्रामीणों को कृषि की, दस्तकारी की व्यावहारिक शिक्षा दी जाती है। सामुदायिक विकास खंड प्रौढ़ शिक्षा का विस्तार करके भी ग्रामीण साक्षरता में वृद्धि करने का प्रयास कर रहे हैं। ग्रामवासियों के अतिरिक्त शिक्षकों को भी, जो ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय हैं उनके शिक्षकों को और पंचायत के सदस्यों को, ग्रामीण युवाओं को विशेष गोष्ठियों के माध्यम से, शिविरों के माध्यम से शिक्षित किया जा रहा है, प्रशिक्षित किया जा रहा है। शिक्षा के प्रति उनमें चेतना जागरूक की जा रही है और विभिन्न सरकारी योजनाओं से लोगों को परिचित कराया जा रहा है। और इस पूरे शिक्षण प्रशिक्षण में जो शिक्षण संस्थाएं हैं, उनके जो प्राध्यापक हैं, उनका भी अहम रोल है। विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से, रैलीज के माध्यम से, स्लोगन्स के माध्यम से वो ग्रामीणों को इन कार्यक्रमों के प्रति सचेत कर रहे हैं। उनकी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं से कैसे निपटें, उसके विषय में कैसे अवेयर हों, कैसे जागरूक हों, इसके लिए शिक्षण संस्थाएं भी प्रयासरत हैं। सामाजिक सुरक्षा की योजना भी शुरू की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य जो वृद्ध लोग हैं ग्रामीण स्तर पर, या जो असहाय हैं, अनाथ हैं, जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, जो विधवा हैं, विकलांग हैं, उन लोगों को आर्थिक सहयोग और सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना शुरू की गई है। जन धन योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण का बैंक में खाता खुलवाने का प्रयास किया गया है और खाते के साथ ही बीमा की व्यवस्था भी की गई है कि अगर खाता धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रितों को एक मुश्त धनराशि दी जाएगी ताकि उनकी आजीविका चलती रहे, आवश्यकताएं पूरी होती रहे। महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए महिला समृद्धि और सुरक्षा योजना शुरू की गई, जिसका पर्पस था कि ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाए और उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा की जाए। और इस उद्देश्य से जितनी भी वयस्क ग्रामीण महिलाएं हैं, उनको खाता खोलने के लिए, बचत करने आदि के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं को गैस कनेक्शन प्रदान किया गया ताकि वो पारंपरिक चूल्हे पर खाना बनाने से जो स्वास्थ्य हानि होती है उससे बच सके। परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत मातृत्व और प्रसूति संबंधी सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश की गई है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत छोटे छोटे संगठन बनाकर ग्रामीणों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने का प्रयत्न किया गया है कि वो अपने कौशल, अपने हुनर और अपने उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप कैसे स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं और यदि ज़रूरी हुआ तो इसके लिए सरकार की तरफ से, बैंकों की तरफ से उन्हें कम ब्याज पर ऋण भी उपलब्ध कराया जाएगा।
ताकि किसी भी दशा में वो अपना आर्थिक उत्थान करने में सक्षम हो सके। गांव के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई केंद्र सरकार के द्वारा। 2000 में प्रारंभ की गई ये योजना और इसका उद्देश्य था कि 2001 की जनगणना के अनुसार 500 से अधिक मैदानी क्षेत्रों और 250 से अधिक पूर्वोत्तर पर्वतीय, जनजातीय और रेगिस्तानी क्षेत्रों को सभी मौसमों के अनुकूल सड़क संचार की सुविधा प्रदान की जाए, ताकि कनेक्टिविटी प्रॉपर होने से, शहरों के साथ कनेक्टिविटी होने से उस क्षेत्र का समग्र सामाजिक आर्थिक विकास हो सके। यातायात और संचार के साधन किसी भी क्षेत्र के विकास में अहम भूमिका अदा करते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये योजना शुरू की गई। इसके अलावा 2015 में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू की गई केंद्र सरकार के द्वारा, और इस योजना का पर्पस भी गांव में आवास इकाइयों का निर्माण करना है, ताकि गरीबी रेखा से नीचे जो ग्रामीण जीवन यापन कर रहे हैं उन्हें आवास उपलब्ध हो सके। एक रिपोर्ट के अनुसार इस योजना के अंतर्गत जो आवास बनाए गए उनमें 26% बिहार में, 15% उड़ीसा में, 8% मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में अब तक आवास मुहैया कराए जा चुके हैं। अभी ये योजना चल रही है। तो ये सारी योजनाएं ऐसी हैं जिनकी सफलता देखी जा सकती है, और इन योजनाओं के आधार पर ये कहा जा सकता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम विफल नहीं रहा है। कुछ कमियां इसमें जरूर है, कुछ दोष जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये योजना पूरी तरह विफल रही है। इसकी कमियों, इसके दोषों को दूर करके इस योजना को और ज़्यादा कारगर बनाया जा सकता है, पूरी तरह सफल बनाया जा सकता है। और इसके लिए ज़रूरी है ग्रामीणों का सहयोग, उनका प्रशिक्षण और साथ ही सरकारी नौकरशाही की मनोवृत्ति में परिवर्तन। तो ये था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। आपने विभिन्न क्लासेस में देखा कि इस योजना का उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य से शुरू की गई ये योजना, इसकी विशेषताएं क्या है, खासियत क्या है, और इस योजना का संगठन कैसे होता है विभिन्न स्तरों पर, ग्राम स्तर, खंड स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर और केंद्र स्तर पर। इस योजना की उपलब्धियां क्या है और आलोचकों को इस योजना में कौन सी कमियां दिखाई देती हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए क्या सुझाव दिए जाते हैं। तो एक संपूर्ण विवरण सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आपके सामने प्रस्तुत किया गया, और आशा है कि आपको इस योजना के सभी पहलुओं के विषय में जानकारी मिली होगी।